एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के सेमेस्टर 4 की बुक एफएमएस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ प्राइमरी मार्केट की प्राइमरी मार्केट होती है। बेसिकली मैं इसका एक ओवरव्यू देती हूँ कि जो प्राइमरी मार्केट होती है इसमें जो शेयर्स एंड जो बॉन्ड्स होते हैं वो सारे फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसे पढ़ने वाले मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ न्यू इशू एंड प्राइमरी मार्केट, रोल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या एंड टाइप्स ऑफ कैसे, क्योंकि देखो दो आपके फर्स्ट टाइम कर रहे हो पब्लिक में तो आईपीओ एंड एफपीओ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन ऑनलाइन आईपीओ क्या है, डिल्यूटिव ऑफरिंग एंड नॉन डिल्यूटिव ऑफरिंग, ग्रीन शू एंड अलॉटमेंट ऑप्शन क्या है, एंड प्रोस्पेक्टिव ई प्रोस्पेक्टिव एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एंड मेथड्स ऑफ इशू होता है कैसे इशू कर सकते हो। जिसमें दो मेथड है, एक हमारा बुक बिल्डिंग मेथड, सेकेंड हमारा फिक्स प्राइस। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ इशू सिक्योरिटी कैसे है, एंड प्राइसिंग ऑफ इशूज़ कैसे है, प्राइमरी मार्केट इंटरमीडिएट कौन सा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है, एंड मेथड्स ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटीज इंक्लूड प्लेसमेंट मेथड क्या है, एंड प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है। सो वन बाय वन करके सारे हम टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या है। सो जो द न्यू इशू मार्केट रिप्रेजेंट द प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ आते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जो कि पहले नहीं इशू हुए हों, नेवर बीन प्रीवियसली इशूड एंड ऑफर। जो न्यू कंपनीज होते हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होते हैं, दोनों यहाँ से अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि एक ट्रांसफ़र करना अपने फंड्स को, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इन सब तक पहुँचाने के लिए और एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। को मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं उनको कुछ नहीं करूँगी, मैं इनको इन्वेस्ट करूँगी तो जिसको पैसे चाहिए होंगे उसको पैसे मिल जाएंगे, वो अपनी ऑनरशिप मुझे देंगे, मुझसे पैसे लेंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और मेरी सेविंग्स की चैनलाइज हो जाएंगी। देन after this, beside helping corporate enterprises in securing their funds, the issue market analyzes the savings of individual and other investments कि वही अपने इंडिविजुअल सेविंग से हम अनदर इन्वेस्टमेंट तक जा सकते हैं। आफ्टर दिस the two facts of this market supply and demand are represented by the issuing company and the investor respectively कि जिसमें डिमांड एंड सप्लाई है वो हमने रिप्रेजेंट करे बाय द इशूइंग कंपनी। कौन से हमारी इशूइंग कंपनीज हो सकती हैं एंड कौन से हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। सो हमारी सप्लाई कौन से होते हैं, जो इशूइंग कंपनीज हो सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारी डिमांड करते हैं। बट देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यहाँ पे हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इंटरमीडिएट्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं सच एज ब्रोकर्स एंड प्रमोटर्स, ये सब चीज़ें, एंड विच प्रमोट इशू ऑफ न्यू सिक्योर, जो कि अंडर राइटिंग सुना है। अंडर राइटर्स कौन होता है, जो कि हम ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे आपके शेयर्स खरीदेंगे अगर किसने नहीं खरीदे हैं तो। आफ्टर दिस, एज द न्यू इशू market direct the flow of saving into long term investment, it is permanent important to economic growth, industrial development। ये सब तो कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के लिए ज़रूरी है। एंड ये भी नोटेड करा गया है कि जो न्यू इशू मार्केट है दोनों स्टॉक मार्केट्स में आती है, एंड मार्केट इन्फ्लुएंस होती है जितने में न्यू इशू मार्केट होती है उन सबसे। एंड जो स्टॉक मार्केट होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इस फैक्ट्स को लेके, जहाँ पे पॉलिटिकल, बिजनेस कंडीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो हिस्टोरिकल एक्टिविटी बोला गया, दो तरह की मार्केट है, जहाँ पे बूम भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे इंक्रीज एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं। देन फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट की, जो प्राइमरी मार्केट्स है उसके क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट वन, दिस इज़ अ मार्केट फॉर न्यू, ये हमारे न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए हो सकता है। जो प्राइमरी मार्केट है यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती है वो फॉर द फर्स्ट टाइम आती है, हम इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। जो प्राइमरी सिक्योरिटीज़ हैं ये कंपनी डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को प्रमोट देती हैं, एंड द कंपनी रिसीव्स मनी फ्रॉम द इन्वेस्ट सर्टिफिकेट टू द इन्वेस्टमेंट, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जो प्राइमरी इशूज़ होते हैं जो कंपनीज़ के लिए, वो न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए हो सकती है, मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग के लिए भी हो सकती है। जो प्राइमरी मार्केट होती है बहुत ज़्यादा क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं कैपिटल फॉर्मेशंस में। एंड जो न्यू इशू कैपिटल मार्केट होती है इंक्लूड सर्टन द न्यू लॉन्ग रिसोर्स, यहाँ पे लॉन्ग से भी थोड़े कम में भी होते हैं। जो बोरवर्स होते हैं ये भी अपनी कैपिटल्स को रेज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम गोइंग पब्लिक भी बोल सकते हैं। बोरवर्स इन द न्यू इशू मार्केट में भी रेजिंग कैपिटल फॉर कन्वर्टिंग प्राइवेट कैपिटल इनटू पब्लिक कैपिटल, अपनी प्राइवेट कैपिटल को पब्लिक कैपिटल में कन्वर्ट करके वो अपनी अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं हम गोइंग पब्लिक। देन फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट, जो फंक्शंस को होते हैं न्यू इशू मार्केट के कौन कौन से होते हैं। सो मेन फंक्शंस क्या होते हैं, डिवाइड इनटू 3 सर्विसेज फंक्शन, इसको हमने 3 सर्विसेज फंक्शंस में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, सो इट रेफर द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम इसको वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, एनालिसिस बोलेंगे, प्रोसीजिंग बोलेंगे न्यू प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजल्स का। इट स्टार्ट बिफोर एन इशू एक्चुअली फ्लोटेड इन द मार्केट, मार्केट में आने से पहले से जो इन सिक्योरिटीज़ की जो पूरी प्रोसेस होती है हम उसको ऑर्गेनाइजिंग
ओरिजिनेशन बोलते हैं, ये ओरिजिनेशन है। एंड दिस फंक्शन इज़ डन बाय मर्चेंट बैंकर्स, और जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हु में भी कमर्शियल बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो सकता है। एट प्रेजेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट फर्म ऑल्सो परफॉर्म दिस सर्विसेज। ये भी फंक्शंस कौन से हैं, 3 हैं इनके पास। एंड ऑर्गेनाइजेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऑरिजिनेशन है, ये ऑरिजिनेशन है, इसलिए हमारा मार्केट में सिक्योरिटीज़ फ्लोट होने से पहले ये फंक्शन हमारा परफॉर्म होता है। एंड हमारे मर्चेंट बैंक वगैरह कोई भी इसको रोल प्ले कर सकता है। दैन उसके बाद अंडरराइटिंग तो पता ही होगा कि कोई नहीं खरीदता तो वो प्रॉमिस करता है कि वो खरीदेंगे। इट इज़ एन एग्रीमेंट वे बाय अंडरराइटर, जो अंडरराइटर होता है प्रॉमिस करता है कि आप वो इतने नंबर को, स्पेसिफाइड नंबर को सब्सक्राइब करेगा उनके शेयर्स या डिबेंचर्स को, कोई भी स्टॉक है, अगर कोई नहीं खरीदता है तो। एंड देयर इज नो लायबिलिटी फॉर अंडरराइटर इफ अ पार्ट ऑफ शेयर रिमेन्स अनसोल्ड, द अंडरराइटर विल बाय द शेयर्स। अगर कोई अनसोल्ड रह जाता है तो जो अंडरराइटर होता है वो उसको बाय कर लेता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अंडरराइटर इन इंडियन इंडस्ट्रियल्स, कुछ होते हैं LIC, UTI, IBDI एंड ICI, एंड सब होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशन जो कि होते हैं ब्रोकर्स। आफ्टर दिस थर्ड वन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेल सिक्योरिटीज टू अल्टीमेट इन्वेस्टर। ये होता है फंक्शन जिसमें हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स। सो दिस सर्विस इज परफॉर्म बाय स्पेशल एजेंसीज लाइक ब्रोकर्स, एजेंट, जो कि अपनी रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बना के रखते हैं अल्टीमेट इन्वेस्टर्स तक। आफ्टर दिस रोल ऑफ न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट, इनके रोल क्या होता है। सो पहला कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि इन्वेस्टर तक पैसे पहुंचाते हैं, वो अपने कैपिटल को रेस कर सकते हैं। देखो कैपिटल रेस कैसे होते हैं, मान लो ये कंपनी है, बहुत बार मैं समझा भी चुकी हूँ, ये कंपनी है, ये अपने शेयर्स अलॉट करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, ये ऑनर्स होता है, तो ये इनको मनी देंगे और ये उनको शेयर देंगे। तो इनके पास शेयर गए हैं, इनके पास इसकी ऑनरशिप आएगी, एंड इनके पास जो पैसे होंगे ये अपनी कंपनी में ये पैसे लगा के अपनी कंपनी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उन पैसों से। देन लिक्विडिटी एज द सिक्योरिटीज़ प्राइमरी, ये देखो इमीडिएटली आप ना इसको इमीडिएटली सोल्व कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, मैनी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स इन्वेस्ट इन प्राइमरी मार्केट, देयर इज लेस रिस्क और फेलियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे थोड़ा लेस रिस्क होता है। एंड आफ्टर दिस रिडक्शन इन कॉस्ट, प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल डिटेल्स अबाउट द सिक्योरिटीज आर गिवन टू इन्वेस्टर, रिड्यूसिंग द कॉस्ट इन सर्चिंग एंड असेसिंग। यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें सारी डिटेल्स आती हैं अबाउट द कंपनी, अबाउट द शेयर, सिक्योरिटीज़, एवरीथिंग, जिसमें वो सब इनकी कॉस्ट जो होती है थोड़ी कम होती है। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ न्यू इशू, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो सरप्लस होगा वो उनके नीडर्स के पास पहुंच जाएगा। सेकंड वन दैट इज चैनलाइजिंग सेविंग और प्रोडक्टिव यूज, जो हमारा जो फंड होगा एक्सपेंडिचर के लिए, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन दैट इज सोर्स ऑफ लार्ज सप्लाई ऑफ फंड, मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं एंड ये अक्रॉस द कंट्रीज ज़्यादा है। फोर्थ वन दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से होती है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इशू प्राइमरी मार्केट की डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग इन्वेस्टर्स, जो कि हम पैसे रेज करते हैं, कभी कभी कुछ गलत होते हैं, प्रोस्पेक्टस अच्छे से नहीं होता, नो फिक्स नॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, जो प्रोजेक्ट होते हैं जो रेज हमने करे हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल मार्केट फैसिलिटीज़ में, वो अच्छे से नहीं होते, कोई फिक्स नॉर्म्स नहीं है किसी प्रोजेक्ट एंड प्रपोजल के। दैन इनफेक्टिव रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं प्री इशू पोस्ट इशू ऑब्लिगेशंस को अच्छे से नहीं करते हैं, एंड बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दे डू नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करता, दैट इज कुड बी इलीगल। दैन फोर्थ वन दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट वन दैट इज टाइप्स ऑफ इशूज़, कि अब देखो इशूज़ आप कौन कर सकते हो। सो हम यहाँ पे 2 तरह से रेज अप कर सकते हैं, 2 पॉपुलर मीन्स कौन कौन से, एक होता है IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यहाँ पे आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, होप सो। देन फर्स्ट वन दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि IPO क्या होता है। सो इट इज रेफर टू द फ्लोटेशन, IPO इज रेफर टू फ्लोटेशन के लिए होता है, जहाँ पे जो ईश्वर और जो कंपनी होती है वो पब्लिक को देती है अपनी ऑर्डिनरी स्टॉक और शेयर्स का, जो कि ये न्यू और मीडियम साइज फर्म्स में होता है एंड लुकिंग फॉर फंड्स टू ग्रो, एंड हाउ इट कैन बी डन बिग प्राइवेटली, हम इसको प्राइवेटली ऑन सीकिंग कंपनी के लिए कर सकता है। सो जो IPO होता है ये प्रॉपर इसका प्रॉपर सपोर्ट होता है, कैसे करना है, कैसे कौन तरह की सिक्योरिटीज़ जानी है, जो ये थोड़ा an IPO can be unsafe venture for its tough for an investor predict to how to stake will perform first trading and afterwards। जो IPO होता है लाइटली रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है जो इन्वेस्टर होता है कि कैसे कैसे ग्रो करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसे ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में है, सो हाउ कैन बी ट्रस्ट। सो
Next, the initial public offering assume that the firm has significant market presence and has obligatory past records. So वो कैसे ट्रस्ट करते हैं कि उनकी past records क्या हैं, कैसे उनके assets रहे हैं. Then if the firm later trade recently trended the shares once again to the equity market is known as seasons equity offering. When investor trade shares, it refers to secondary offering. The investor, not the firm, initially propose the shares maintains the advantage of offering. कि देखो जो फर्म्स होती हैं अपने फिर रिसेंटली ट्रेड करती है मार्केट में एंड देन उसके बाद भी वो अगेन उसके में ट्रेड करते हैं एंड दिस phases are usually perplexes and only for which purpose can indulge the sheep offering. कि देखो यहाँ पे जो सेकेंडरी ऑफरिंग्स होते हैं प्रॉपर सेकेंडरी मार्केट में आती हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट करते हैं एंड वे इन्वेस्टर एंड डू नॉट परफॉर्म परचेज ट्रेड फ्रॉम वन अनदर, फिर वहाँ से अपना ट्रेड करते हैं. देन हाउ IPO इन इंडिया वर्क्स, कि इंडिया में भी कैसे वर्क करता है. सो IPO मेथड बिगिंस व्हेन द बिजनेस लॉजिस्ट रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन. यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन आता है अकॉर्डिंग टू सेक एज पर द सिक्योरिटीज़ आते हैं जो सेक. देन स्टडी द लिस्टिंग डिक्लेरेशन, यहाँ पे लिस्टिंग होती है अच्छे से, यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं एंड प्रॉपर वाउचर्स आते हैं. जो सेक इन्वेस्टमेंट होता है वो अच्छे से बनता है, वैल्यू टाइम ऐप भी अच्छे से होता है, जो इन्वेस्टिंग भी होती है काफ़ी ज़्यादा एंड यहाँ पे इंडॉर्मेंट भी शोज़ होते हैं. अप्लाइंग फॉर एन IPO इन इंडिया, कि आप IPO के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. व्हेन अ फर्म प्रपोज अ पब्लिक इशू, जब कोई फर्म कोई पब्लिक इशू प्रोवाइड करती है तो वहाँ पे एक सबमिशन आता है जो कि फील्ड करता है शेयर होल्डर कि हमें आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लेनी. जो पब्लिक शेयर्स होंगे एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है. जो IPO होता है ये ओपनली होता है, मिनिमम 3 से 21 दिन के लिए होता है मैक्सिमम के लिए फॉर ऑफर्स दैट स्पॉन्सर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड जो प्रपोजल होता है वो मैक्सिमम 21 या मिनिमम 3 दिन के लिए ही होता है. एंड जो कि इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर करता है ये मैक्सिमम 10 डेज़ के लिए होता है. जो सबमिशन होता है वो प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, सबमिटेड बाय कैश, चेक, DD, फिर वो किसी भी तरीके से हो सकता है. देन ऑनलाइन IPO के देखो ऑफलाइन तो हो गया, अभी अगर ऑनलाइन करना है तो कैसे होगा. जो कंपनी होगी अच्छे से कैपिटल इशू कर सकती है ऑनलाइन सिस्टम से, स्टॉक एक्सचेंज से कर सकती है. फॉर ऑनलाइन IPO दिन इनटू एग्रीमेंट, यहाँ पे उन्हें एक एग्रीमेंट में जाना पड़ता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है एग्रीमेंट. और प्रॉपर वहाँ पे आपको एक ब्रोकर, रजिस्टर और सिक्योरिटी ये सब अच्छे से आपको साइन करने पड़ेगा. जो फिर जो इशू होगा फिर वहाँ से आपको रजिस्टर से वो आपको एक नोट बना के देगा. देन जो इशूर ऑफ कंपनी होगा प्रॉपर अच्छे सिक्योरिटी को लिस्ट करेगा, देन आप उसको परचेज कर सकते हो. देन आफ्टर दिस हाउ टू अप्लाई फॉर एन IPO ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो. सो एन इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर एन IPO थ्रू द ऑफलाइन प्रोसेस और थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस. ऑनलाइन किसी भी तरीके से जा सकते हो. जो IPO एप्लीकेशन होगी किसी की भी अच्छे से इशू मेड बाई ऑफलाइन बाई लिंक, मतलब फिजिकल फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप. ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट सच एज जो ये हमारी सारे शेर खान, ICICI डायरेक्ट से आप कर सकते हो. तो अलॉटमेंट प्रोसेस डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑनलाइन ऑफलाइन बिड. एंड एप्लीकेशन इज लेस देन 2 लाख इन वैल्यू कैन लॉक इन रिटेल कोटा की देखो जो एप्लीकेशन होगी वो मिनिमम लेस देन 2 लाख से होनी चाहिए. जो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 लाख से लॉग इन कर सकते हैं. जो प्रोसेस होती है थोड़ा सिंपल है, एफिशिएंट है, मोर एक्यूरेट है, जो टाइम बचाती है. जो डाटा होता है एप्लीकेंट का वो भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो सकता है, अपने DP मास्टर डाटा से कर सकते हो. कोई किसी में कोई एरर वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है. इनकेस जो इन्वेस्टर है वो श्योर नहीं है प्राइस बिट को लेके तो अपनी बैट को कट ऑफ प्राइस तक भी लेके जा सकते हैं. प्रॉपर अलॉटमेंट हो सकती है अंडर द ASB फैसिलिटी. द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन बिड ओनली टू ब्लॉक इन द बैंक अकाउंट नॉट बाय डेबिटेड. वो अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं, वो निकलती नहीं है. जो अमाउंट जो डेबिटेड होती है वो डेट ऑफ अलॉटमेंट पे ही आपके अकाउंट से ना जाती है. देन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. अब FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कैसे होता है कि जो पब्लिक ऑफरिंग होती है वो कैसे होती है. सो फॉलो पब्लिक ऑफरिंग इज एन इशुएंस ऑफ स्टॉक सब्सटीट्यूएंट टू द पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. कि जब आप इशू करते हो अपने शेयर्स को. अब फॉलो ऑन ऑफरिंग कैन बी आइदर 2 टाइप्स, ये 2 तरह के हो सकता है, फिर मिक्सचर भी हो सकता है उन दोनों चीज़ का. डाइल्यूटिव एंड नॉन डाइल्यूटिव कौन सा होता है. अ सेकेंडरी ऑफरिंग एंड ऑफरिंग of a security shareholder of a company and opposed to be company itself, which is primary offering. So a follow-on offering is a process release in prospectus similar to IPO. a follow-on public offer, यहाँ पे एक prospectus होता है वो भी रिलीज होता है. फॉर एग्जाम्पल गूगल इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड बोथ इंक्लूड इसमें प्राइमरी एंड हमारे सेकेंडरी सेल्स दोनों आती है. सो डाइल्यूटिव ऑफरिंग कौन सी होती है. in case of the dilutive offering, the companies of board
द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू इंक्रीज द शेयर्स बाय फ्लोट द प्राइस सेलिंग मोर इक्विटी इन द कंपनी। कि देखो वो जो अपने वो बाहर की जो पब्लिक होती है, देखो डायल्यूटिव नॉन डायल्यूटिव में होती है, एक को बाहर वाले को लोगों को बताते हैं और एक में बाहर वाले लोगों को नहीं बताते हैं। तो डायल्यूटिव कौन सी होती है, बाहर वाले लोगों को बताती है, वो अपनी इक्विटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू इनफ्लो होता है कैश का हमारी कंपनी से, तो अपनी डेप्थ पे करने के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए किसी के लिए भी हो सकता है कि न्यू शेयर्स क्रिएट करे जाते हैं और जो कंपनी उनको बेस जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिल्यूशन अर्निंग्स लेके आते हैं, बाहर से जो इनफ्लोज आते हैं, बहुत ज़्यादा नए नए लोग हमारी कंपनी में आते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ ऑफरिंग इज़ इन अ मार्केट ऑफरिंग लाइक ATM ऑफरिंग, जो कि समटाइम्स कभी हमें कंट्रोल लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। अच्छे से में एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है वो भी होती है। यहाँ से हम अपनी ईजिली कैपिटल रेज कर सकते हैं। नॉन डायल्यूटिव ऑफरिंग कौन सी होती है, द नॉन डायल्यूटिव ऑफरिंग कौन सी होती है, द नॉन डायल्यूटिव टाइप ऑफ फॉलो ऑन ऑफरिंग इज प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स ऑफर्ड बाय सेल्स ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स टू द इनसाइडर्स। जैसे डायरेक्टर्स और सिर्फ इनसाइडर्स को ही हम इशू करते हैं, लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो कि डाइवर्सिफाई के मतलब होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए करते हैं। बिकॉज यहाँ पे न्यू शेयर्स क्रिएट नहीं कर सकते, डायल्यूटिव नहीं कर सकते, हम सिर्फ नॉन डायल्यूटिव करते हैं, जो कि हम इनसाइडर्स ही को ही कर सकते हैं। एंड दे यहाँ पे अंडरराइटर्स एंड द इन्वेस्टमेंट बैंक्स हु आर सर्विंग एज एन अंडरराइटर ऑफ द फॉलोइंग ऑफरिंग विल बी ऑफर टू द, यहाँ पे ऑफर जो हमारे अंडरराइटर्स होता है इन सबको भी हम ऑफर कर सकते हैं। नॉन डायरेक्ट ऑफरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग, हम इसको सेकेंडरी मार्केट ऑफरिंग भी कह सकते हैं। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और वर्सेस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो IPO is made when company seeks to raise capital via public investment। जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे हम IPO करेंगे। एंड जो FPO है यहाँ पे हम पब्लिक कंट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, मतलब देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, तो इसलिए हम IPO करेंगे क्योंकि हमें उनकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड जो हमारी पब्लिक का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है उसके लिए हम FPO के लिए करते हैं। सो फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनीज मेड थ्रू द IPO, जब हम फर्स्ट शेयर इशू करेंगे वो हम IPO के थ्रू करेंगे। कंपनी बिकम द पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, पब्लिक कंपनी ट्रेडेड के लिए ऑन अ नेशनल एक्सचेंज। एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड एंड इन लिस्टेड कंपनी। जो न्यू कंपनीज होती है वो IPO में जाती हैं एंड जो FPO होती है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज करते हैं। सो नाउ आप पढ़ते हैं ग्रीन शू ऑप्शंस की। ग्रीन शू ऑप्शंस क्या होते हैं। So, companies offering an IPO are sometimes new young companies or companies which have been around for many years or finally decide to go to public। कि देखो जो ऑफरिंग ऑन IPO होता है कभी कभी न्यू कंपनीज कर सकते हैं, यंग कंपनीज कर सकते हैं, और वो कंपनीज भी कर सकती हैं जो कि फाइनली पब्लिक होना चाहती है। वो प्राइवेट थी बट अभी वो पब्लिक होना चाहती है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन IPO, इन्वेस्टिंग से पहले इन्वेस्टर गो थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट, वो ऑफर डॉक्यूमेंट तक जाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। जो लिस्टेड कंपनी होती है वो लीगली बाउंड होती है अपने कुछ कमिटमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तक, रेगुलेशन तक, स्ट्रक्चर तक। तो इन सबको ये प्रॉपर जो टेक्निकल है जो ऑफर डॉक्यूमेंट है इसमें सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। देन आफ्टर दिस ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन की ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन क्या होता है। सो द ग्रीन शू ऑप्शन अलाउज कंपनी टू इंटरवेन इन द मार्केट, स्टेबलाइज शेयर प्राइजेस ड्यूरिंग द 30 डे स्टेबलाइजेशन पीरियड इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग। कि आप लिस्टिंग होने के 30 दिन के बाद ही आप अपनी मार्केट में आ सकते हो। दिस इज द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द मार्केट एंड अपनी मार्केट से आप इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हो, अपने एजेंट्स को बोल सकते हो कि कैसे आपको प्राइस इशू करना है। सो द ग्रीन शू ऑप्शन इज द एक्सरसाइज बाय अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू। तो ये एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे जो पब्लिक इशू होता है वो होता है जो इशूर ऑफ द कंपनी यूज ग्रीन शू ऑप्शन ड्यूरिंग IPO। अब ड्यूरिंग द IPO आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो इंश्योर टू दैट शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट फॉल बिलो द इशू प्राइस आफ्टर द इशू ऑफ शेयर। कि जितने भी उन्होंने बोला है कि इतना इशू प्राइस होगा उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रीन शू। देन ग्रीन शू इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्शन विच इज़ प्राइमरीली यूज एट द टाइम ऑफ IPO। कि IPO के टाइम पे यूज़ होता है और जब अपनी कंपनीज को लिस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे होता है। एनी कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर जनरली पब्लिक प्रेफर टू IPO रूट, जो कि आप मतलब पहली बार पब्लिक में जा रही है वो कंपनी IPO प्रेफर करती है, विच इज़ द हेल्प ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट। ये बिग इन्वेस्टमेंट हो सकती है एंड बिग इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कॉल्ड अंडरराइटर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के, जिनको अंडरराइटर्स बोलते हैं। दीज इंटरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल मेकिंग द पब्लिक इशू। जो ये अंडरराइटर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक इशू के लिए जो कि सक्सेसफुल तक पहुँचाते हैं एंड दे आर पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन, और इनको ये काम करने के लिए कमीशन मिलता है। देन ग्रीन शू ऑप्शन इज अ क्लोज कंटेंट इन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ये अंडरराइटिंग
अलॉटिंग एग्रीमेंट में भी होता है, जो ग्रीन शो ऑप्शंस होता है, ये प्रॉपर ओवर अलॉटमेंट प्रोविजंस के लिए भी होता है, मिस इंडक्शंस होती हैं कि इसमें से एटलीस्ट इतना % तो पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। देन प्रोस्पेक्टस एंड ई प्रोस्पेक्टस। ई प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम अपनी पब्लिक से पैसे लेने के लिए इशू करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन पाने के लिए अकॉर्डिंग टू कंपनी से 2030। जो प्रोस्पेक्टस होता है इसका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर है चीज़ बता रहा हो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आ रहा हो, उसमें शेयर प्रोस्पेक्टिव और कोई भी नोटिस हो, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए हेल्प कर रहा हो। सो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन है सिक्योरिटीज़ को ऑफर करने के लिए। जो प्रोस्पेक्टस है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सच एस रिपोर्ट्स क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, मे बी जो कि से भी बताता है वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। द मोड ऑफ इशूइंग डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब द एक्ट, जो कि मोड कौन सा है वो नहीं बताया, बट प्रोस्पेक्टस होना चाहिए ये ज़रूर बताया उन्होंने। जो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट कैसे भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन भी कर सकते हो। सो मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, कौन से मैटर्स होने चाहिए। सो एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी either with the reference or information of subsequently or by behalf of any person, कि वो कंपनी के बिहाफ पे जाना चाहिए, वो किस पर्सन के बिहाफ पे जाना चाहिए। देन दोनों उसमें इंगेज होने चाहिए। देन स्टेट दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेमली ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। नेम एड्रेस होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर, बैंकर, ट्रस्टी राइटर्स कौन से होता है, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशूज़ क्या है, डिक्लेरेशन कैसे है, इशू ऑफ अलॉटमेंट कैसे करोगे, रिफंड कैसे करोगे, टाइम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा है, सेपरेट बैंक कौन सा है, नॉमिनीज कौन से हैं, द जितने भी मोनीज़ हैं, एंड प्रीवियस इशू प्रिस्क्राइब क्या था, डिटेल्स ऑफ अंडर राइटिंग द इशू क्या है, कंसेंट कितने हैं, डायरेक्टर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन क्या है, देन अथॉरिटी किसके पास है, डिटेल्स क्या है, रेजोल्यूशंस पास करने के प्रोसीजर, टाइम शेड्यूल, ये सब चीज़ें क्या हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है पब्लिक ऑफर के इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशूज़ क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन लोकेशन, शेड्यूल, इंप्लीमेंटेशन क्या है, द पर्टिकुलर रिलेटेड ग्रुप कौन से पर्टिकुलर्स होता है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड जस्टिंग पीरियड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन प्रोजेक्ट एंड डेडलाइंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट की डेडलाइंस वगैरह क्या है, लिटिगेशंस क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेबल कितना है, प्रीमियम का इशू ऑफ शेयर क्या है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट रिम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें क्या है, डिस्क्लोजर करते हैं सारी चीज़ों को जितनी भी होती हैं। एंड सेट आउट द फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द पर्पस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नेमली कौन सी रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द रिस्पेक्ट प्रॉफिट लॉसेस के लिए एंड एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिपोर्ट्स होनी चाहिए रिगार्डिंग द प्रॉफिट लॉसेस पूरे ईच ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर्स की, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एंड प्रोवाइड द केस ऑफ कंपनी की वो 5 ईयर के सब चीज़ें होनी चाहिए। देन रिपोर्ट्स होनी चाहिए प्रॉपर ऑडिटर, जो ऑडिटर होता है वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि एसेट्स लाइबिलिटीज़ कितने हैं, बीइंग अप टू डेट कितने होने वाले हैं, प्रॉपर जो कंपनीज़ है रिस्पेक्ट्स कितने 5 ईयर के लिए क्या क्या इनकॉर्पोरेशन कब होता है, मतलब हर चीज़ उसमें होनी चाहिए। देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज एज फर्स्ट एज और अ प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, हम इसको एक फर्स्ट या फिर कोई प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस हो सकता है एज अ रो काम आता है हमारे। इज अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय अ कंपनी इशूड द पार्ट एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब कभी भी आपको IPO करना है तो आप पहले ये इशू करोगे उनके लिए ऑफ सिक्योरिटीज, आइदर स्टॉक और बॉन्ड्स, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो बॉन्ड्स हो। देन उसके बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इज प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म, ये हमारा पहले ही सबमिटेड हो सकता है एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास भी इसको सबमिट कर सकते हो। ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इनको सबमिट किया जाता है, बट इट्स नॉट डिटेल्स, इसमें कोई प्राइस या नंबर नहीं होते हैं किसी भी शेयर के। दिस मीन दैट इन केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज द नंबर ऑफ शेयर एंड द अपर एंड लोअर प्राइस आर बैंड्स आर डिस्क्लोज्ड, मतलब दिस मीन्स इन केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, अगर हमने प्राइस नहीं डिस्क्लोज करा जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो अपर और लोअर प्राइस होगा वो डिस्क्लोज करा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड द इशूर कैन स्टेट द इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर डिटरमाइन लेटर, कि देखो आपने इनिशियल स्टेट द इशू साइज है, इशू साइज बता रहा है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे बाद में डिसाइड होंगे। जो फ्रंट पेज होगा प्रोस्पेक्टस का वो प्रॉपर बोल्ड तरीके से लिखा होगा, रेड डिस्क्लेमर होगा उनकी इन्फॉर्मेशन के कि ये कंप्लीट नहीं है, इसमें चेंज हो सकता है। जो कोई भी सिक्योरिटीज़ है रजिस्ट्रेशन के बाद ही एकदम अच्छे से बताएंगे कौन कितने में सेल हो रहा है कितने में नहीं हो रहा है। दोज इन्वेस्टर हाउएवर एंड एक्सप्रेस इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो इंडिकेशन ऑफ सिर्फ इंटरेस्ट के लिए किया जा सकता है एंड इसकी प्रॉपर कॉपीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर 48 आवर्स में
पब्लिक सेल से पहले इसकी कॉपीज़ जानी चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन के बाद अब एक अच्छे से इफेक्टिव हो जाता है। फिर जो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव्स होता है फॉर एन आईएफए विल फिल रजिस्टर, अगर आप कोई एफपीओ कर रहे हो तो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फिल करोगे, सबमिट करोगे। तो उसके बाद इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू, अगर आप कोई बिल्ड इशू कर रहे हो, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी की जो प्राइस होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन अंटिल द बाइंडिंग प्रोसेस। बाइंडिंग प्रोसेस तक आपका कोई प्राइस है वो अच्छे से हमने सेट नहीं करा है। हेरिंग प्रोस्पेक्ट द आरओसी, ये जो हमारा हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये फाइल्ड होता है हमारा आरओसी के साथ साथ, प्रोविजंस के साथ साथ। ये कंप्लीशन कैसे होगा, बाइंडिंग कैसे होगी, जो हेरिंग स्टेटमेंट होते हैं क्या क्या होता है इसमें। पर्पस ऑफ इशू, पर्पस क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑप्शन एग्रीमेंट क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन डिस्काउंट कितना है, प्रमोशन एक्सपेंसेस कितने हैं, इशूइंग ऑफ क्या है, बैलेंस शीट क्या है, अर्निंग स्टेटमेंट क्या है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑफिसर डायरेक्टर अंडरराइटर स्टॉक होल्डर कितना है, कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या है, लीगल ओपिनियन क्या है, कॉपीज़ क्या है। कहीं पे भी मैंने नंबर, साइज एंड प्राइस नहीं बताया है शेयर्स का। देन मेथड्स ऑफ इशू की कौन कौन से मेथड्स होते हैं इशू के। ड्यूरिंग द आईपीओ एंड आईपीओ कंपनी में ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक बाय द फॉलोइंग टू मेथड। दो मेथड होते हैं, एक हमारा फिक्स प्राइस मेथड, एक होता है हमारा बुक बिल्डिंग मेथड। अब फिक्स प्राइस मेथड कौन सा होता है, इन द फिक्स प्राइस मेथड द प्राइस इज डिसाइड राइट एट द स्टार्ट, हम पहले से ही पैसे बता देते हैं। इन्वेस्टर कैन नॉट चूज़ द प्राइस बट मस्ट बाय द प्राइस एट द प्राइस डिसाइडेड बाय द कंपनी। वो चूज़ नहीं कर सकते जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बट जो हमने कंपनी ने प्राइस डिसाइड करा है उस प्राइस पे खरीद लेते हैं। द डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज नोन ओनली वंस इन द इशू प्राइस, जो डिमांड होती है सिक्योरिटीज़ की तभी पता लगता है जब वे सब क्लोज हो जाता है। इन केस फिक्स प्राइस इशू 100%, देन इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू, फिक्स प्राइस के केस में क्या होता है, 100% एडवांस पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द इन्वेस्टर द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कि जो 100% एडवांस पेमेंट होती है वो हमने मेड कर ली होती है। 50% शेयर ऑफर टू रिजर्व्स, और कुछ 50% शेयर्स होते हैं वो कुछ रिजर्व होते हैं, 35% होते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बैलेंस अदर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। देन बुक बिल्डिंग मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड्स कौन होते हैं, दिस मेथड्स ऑफरिंग बाय प्रोवाइडिंग अ प्राइस रेंज, हम इसमें प्राइस रेंज प्रोवाइड करते हैं सो दैट द इन्वेस्टर कैन डिसाइड ऑन द राइट प्राइस इज कोल्ड बुक बिल्डिंग मेथड। हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी तरफ से पैसे बता सकते हो कौन से कितने पैसे होने चाहिए, एंड वो फिर पैसे लॉक हो जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है। देन बुक बिल्डिंग इज एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी मेथड, हम इसमें एक्चुअली प्राइस डिस्कवर करते हैं। हमारे फर्स्ट मेथड में उन कंपनी डिसाइड करती है, एंड जो बुक बिल्डिंग मेथड होता है यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो कितने पैसे पे वो शेयर खरीदना है, विच द इन्वेस्टर बिड फॉर द शेयर कंपनी। ड्यूरिंग द आईपीओ एंड एफपीओ देयर आर गिवन प्राइस रेंज, जो प्राइस रेंज होते हैं इन दिस मेथड कंपनी डज नॉट फिक्स, वो कोई फिक्सअप नहीं करते पैसों को, बट वहाँ पे प्राइस रेंज दे देते लाइक 80 to 100। व्हेन बिडिंग फॉर द शेयर्स इन्वेस्टर्स हैव टू डिसाइड विच प्राइस दे वुड लाइक टू बिड, कि उनको कितना बिड करना है, 80 बिड करना है, 90 करना है, 100 करना है, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ सप्लाई। अगर उनकी डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड करके एक प्राइस होता है वो सेट करता जाता है। हायर द प्राइस रिफ़ंड, और जो कुछ जिन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए तो कुछ रिफ़ंड हो जाता है। तो इसकी प्रोसेस क्या होता है, द एंटरिंग द एंटायर प्रोसेस बिगिन विद द सिलेक्शन ऑफ द लीड मैनेजर, कि लीड मैनेजर से सिलेक्ट करने से शुरू होगा। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होगा वो अच्छे से इनिशियल पब्लिक ऑफर लाएगा, देन जो एक अच्छे से इशू करके बताएंगा। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि इन्वेस्टर को बिड करने के लिए बोले नॉर्मली 3 से 5 दिन देते हैं, फिर उनका जो ओवर पीरियड ओवर हो जाता है, देन प्राइस फिक्स हो जाता है जो इशू प्राइस होता है। फिर वो कैप आती है, कुछ कैप में होता है कुछ कैप नहीं होता है। फिर एक एग्जाम्पल लिखा है। देन बुक बिल्डिंग वर्सेस फिक्स प्राइस मेथड, इनके डिफरेंस क्या है, इशू प्राइस। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बुक बिल्डिंग एंड द फिक्स प्राइस मेथड इज द फॉर्मर द इशू इज नॉट डिसाइड इनिशियली, कि हमारा इसमें डिसाइड नहीं होता है, उनके पास अच्छे से होता है। एंड जब हमारा दूसरा होता है ऑन द फिक्स प्राइस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। एंड उसमें क्या होता था हमारे बुक बिल्डिंग मेथड में कि उनको एक प्राइस रेंज दी जाती थी, वो खुद डिसाइड करते थे। देन डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टर कैन नॉट चूज़ द प्राइस, जो हमारा जो फिक्स में था उसमें जो इन्वेस्टर्स होते वो चूज़ नहीं कर सकते थे, बट इन बुक बिल्डिंग मेथड में जो डिमांड होती थी वो हम उनको दे सकते थे चूज़ करने के लिए। देन पेमेंट, इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस जो 100% एडवांसमेंट थी वो रिक्वायर्ड होती है जो इन्वेस्टमेंट्स करते होते हैं। एंड इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू 10% एडवांसमेंट, जो सिर्फ 10% एडवांसमेंट ही लगती है, एंड जो अदर कैटेगरीज होती है 100% एडवांस बाद में लगती है एप्लीकेशन के साथ। दैन रिजर्वेशन 50% ऑफ शेयर्स ऑफर टू द रिजर्व फॉर एप्लीकेशन बिलो 1 लाख एंड द बैलेंस द हायर अमाउंट एप्लीकेशन। एंड इन केस ऑफ फिक्स प्राइस वेयर एट, और ये हमारा सारा फिक्स प्राइस के लिए था। एंड हमारा बुक बिल्डिंग के लिए 50% ऑफ शेयर्स होते हैं रिजर्व कैटेगरीज को देते हैं, 35% फॉर द स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, एंड बाकी जो बचा हमारे अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। देन एलिजिबिलिटी टू इशू सिक्योरिटीज़, कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज़ हमारी सिक्योरिटीज़ को इशू कराने के लिए। सो जनरल
कंडीशंस कौन सी होती हैं एनी इशू ऑफरिंग स्पेशल सिक्योरिटीज थ्रू पब्लिक इशू राइट इशू शेल सेटिस्फाई द कंडीशंस कि प्रॉपर से ड्राफ्ट देना है, डॉक्यूमेंट देना है, फॉलोइंग कौन कौन से रजिस्ट्रार के पास देना है, स्टॉक एक्सचेंज के पास देना है कि नो इशूअर्स शेल मेक अ पब्लिक इशू राइट इशू ऑफ स्पेसिफाई सिक्योरिटी की अगर जो कोई इशूअर है उस एनी ऑफ इट्स प्रमोटर ग्रुप डायरेक्टर कंट्रोल द इशूअर डीब्रेड फ्रॉम असेसिंग कैपिटल मार्केट बाय द बोर्ड कि आपको डीब्रेड कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोमोटर से डायरेक्टर है प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है, प्रमोटर वगैरह कोई भी है डीब्रेड कर रहे हैं किसी भी बोर्ड को जो इशूअर होता है कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी डिफ़ॉल्टर निकल जाता है आरबीआई से या किसी भी चीज़ से जो अनलेस लिमिटेड एप्लीकेशन नहीं हो रही है या फिर कोई भी आप किसी एग्रीमेंट में आ रहे हो जो कि आपको इलीगल है या डीमेटलाइजेशन में प्रोवाइड में अच्छे से नहीं कर रहा है कि जो सारे पार्टली पेड अप शेयर्स हैं इशूअर्स के वो अच्छे से फुली पेड अप नहीं हो रहे हैं, फॉरफिटेड हो रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो एलिजिबिलिटी प्रोविजंस कंडीशंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स की कौन कौन सी कंडीशंस है एंड इशूअर में मेक इनिशियल पब्लिक ऑफर इट हैज़ नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज़ के लिए होने चाहिए प्रोजिंग 3 फुल ईयर्स के लिए 12 मंथ्स ईच के लिए 50% होने चाहिए। मॉनेटरी एसेट्स प्रोवाइड द मोर देन 50% जो नेट टेंजिबल एसेट्स होते हैं मॉनेटरी एसेट्स होने चाहिए जो इशूअर पर्पस में सारी कमिटमेंट्स होने चाहिए सारे एक्सेस प्रोजेक्ट्स की एंड बाद में से 50% मॉनेटरी एसेट्स ही ऑन मॉनेटरी एसेट्स प्रोवाइड करने चाहिए जो कि एप्लीकेबल नहीं होते बाकी चीज़ों में। इट हैज़ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन टर्म्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देन ये तो हम छोड़ देते हैं, मुझे नहीं लगता ये आएगा, बस इसमें यही कंडीशंस बताए हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं उसमें ना आने की। अगर ये क्वेश्चन आया PYQ में तो हम इसको बाद में करेंगे बट अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। देन फ्री प्राइसिंग ऑफ इशूज़ कैसे होती है। सो प्रायर टू 92 जो कंट्रोल ऑफ मतलब CCI होती थी ये न्यू प्राइस इसी को अच्छे से बताते जो अप्रूवल होता था प्रॉपर बताता कि प्राइसिंग कैसे होगी किसी न्यू मार्केट में आने की, जो प्रीमियम होगा वो कैसे होगा, जो प्रीमियम वो प्रॉपर फॉर्मूले से होता है जो कि CCI उसको ले डाउन करता है, जो फिक्स प्राइस मैकेनिज्म होता है वो अच्छे से कंपनीज के अगेंस्ट काम करता है और उसके बाद प्राइस बीडिंग होती है। देन प्राइमरी मार्केट इन इंडिया अनशेयर्ड इन एरिया ऑफ फ्री प्राइसिंग जो सेबी होता है उसने कोई ऐसे फिक्स फॉर्मूला नहीं करा है। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं मैनेजर्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्राइसिंग सिक्योरिटीज़ में। जो इशू होते हैं कंसल्टेंट्स मर्चेंट बैंकर्स होते हैं अच्छे से डिमांड ऑफ प्राइस बताते हैं कैसे होगा। तो प्रोविजन ऑफ प्राइसिंग आर गिवन बिलो प्राइसिंग कैसे होती है। सो प्राइसिंग एंड इशूर में डिटरमाइन द प्राइस की प्रॉपर जो इशू होता है वो प्राइस डिसाइड करेगा कैसे होने वाला। जो इशू है वो प्रॉपर डिटरमाइन करेगा कि कूपन रेट क्या है, कन्वर्जन प्राइस क्या है, कन्वर्टेबल क्या है एंड उसके बाद उसके यहाँ पे अदर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए भी जा सकता है जो कि हमारे शेड्यूल 9th में बताई हुई 11th में बताई हुई है। एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होती है, जो इशूअर होता है प्रॉपर सिक्योरिटीज़ डिफरेंट प्राइसेस में ज़्यादा सब्जेक्ट द फॉलोइंग की जो रिटेल इंडिविजुअल्स होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं और जो रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं फिर कोई एम्प्लॉय इंटाइटल्ड है वो 42 मेकिंग एन एप्लीकेशन स्पेसिफाई सिक्योरिटीज़ वेरी नोटमेंट 2 लाख के लिए ज़्यादा नहीं होते मे बी ऑफर टू स्पेसिफाई सिक्योरिटी एज लोअर प्राइस कि उनको लोअर प्राइस के लिए ऑफर किए जाते हैं। इन केस ऑफ बुक बिल्ड में जो प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का उनको एंकर के लिए भेज दिया जाता है वो अपने अदर एप्लीकेंट्स के साथ मैच करके लगा देते हैं। इन केस ऑफ इशू ऑफ ऑल्टरनेट मेथड्स बुक बिल्डिंग PRT ऑफ शेड्यूल यहाँ पे शेड्यूल से बताया हुआ है कि कैसे करना है। देन प्राइस एंड प्राइस बैंड द इशूअर में मेंशन जो इशूअर होता है मेंशन कर सकता है प्राइस और प्राइस बैंड क्या है। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में बता सकता है कि फिक्स प्राइस कैसे और जो फ्लोर प्राइस होने वाला है वो कैसे होने वाला है। बुक बिल्ड में बता देता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा कैसे नहीं होगा। अगर फ्लोर प्राइस है और प्राइस बैंड में ही मेंशन है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में तो इशूअर होता है वो अच्छे से खुद ही अनाउंस कर देता है कि फ्लोर प्राइस क्या होने वाला है प्राइस बैंड क्या होने वाला है। एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड की बिड के ओपनिंग से 2 दिन पहले वो एटलीस्ट बता देता है। एटलीस्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड इन सब में कैसे बता सकता है। जो अनाउंसमेंट होती है सब रेगुलेशन की वो भी रिलेवेंट होती है। फाइनेंशियल रेशियोज को लेकर जो कैप प्राइस होता है वो भी अच्छे से द कैप ऑन द प्राइस बैंड शिल बी लेस देन और इक्वल 120% ऑफ फ्लोर प्राइस की वो भी 120% होना चाहिए फ्लोर प्राइस की। जो फ्लोर प्राइस होता है तो फाइनल प्राइस होता है शुड नॉट लेस बीन द फेस वैल्यू हमारी फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। देन प्राइमरी मार्केट इंटरमीडिएट्स की जो प्राइमरी मार्केट है कौन कौन से इंटरमीडिएट्स तो नंबर ऑफ एजेंसीज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारी न्यू मार्केट्स में।
वे कौन कौन से हैं? सो मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटिंग बैंकर्स टू इशू, रजिस्टर टू एन इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स एंड डिबेंचर ट्रस्टीज, ब्रोकर टू एन इशू एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स. So, merchant bankers and lead managers. So, merchant banker is an institution or an organization which provide a number of services including management of security. तो merchant bankers क्या होते हैं? ये वो organizations जो number of securities provide कर सकते हैं, like security issue, portfolio management service, underwriting के लिए कर सकते हैं, credit selection के लिए कर सकते हैं, financial advices के लिए कर सकते हैं. तो mainly offer करते हैं financial services को एक fee charge करते हैं, but they are also different from the dealer. dealer trader से अलग होते हैं, broker से अलग हो सकते हैं. It become a mandatory now the public. अभी मैंडेटरी बन गया कि आपको इनके पास जाना ही जाना है. देन अंडरराइटर कौन से होते हैं? अंडरराइटर वही होते हैं जिनको आप जो थोड़ा कमीशन चार्ज कर सकते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी ने आपके शेयर्स नहीं खरीदे हैं तो हम आपसे ख़रीद लेंगे. देन बैंकर्स टू एन इशू. बैंकर टू एन इशू कैसे हो सकते हैं? बैंकर टू एन इशू इज़ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट. ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, एप्लीकेशन एंड मोनीज एंड यहाँ पे जितने मनीज होते हैं वो सारे कलेक्ट करता है, रिफंड एप्लीकेशन करता है, सब कुछ ऐसे करते हैं. जो नो पर्सन कनेक्ट एज अ बैंकर टू एन इशू विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट. अगर आपको सेबी से सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप ये रोल प्ले नहीं कर सकते हैं. देन एवरी बैंकर इज एन इशू टू मेंटेन रिकॉर्ड. जब बैंकर्स होते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं. मिनिमम पीरियड 3 पीरियड्स का टाइम होता है. नेम ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, डेट्स क्या है, एंड द बैंकर्स टू इशू फर्निश इन्फॉर्मेशन. जो बैंकर्स होते हैं फॉर फर्निश इन्फॉर्मेशन देता है. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ इशूज़ कितने हैं, कैसे काम करना है, तो डेट्स एंड अमाउंट्स कितनी है. देन रजिस्ट्रेशन टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट. सो द रजिस्टर ऑफ एन इशू इंटरमीडिएटरी हु परफॉर्म फंक्शंस ऑफ. जो रजिस्टर्स होता है एक इंटरमीडिएटरी है जो कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइक एप्लीकेशन कलेक्ट करना, रिकॉर्ड बनाना, उनकी मनी रिसीव करना, इन्वेस्टर्स तक पहुँचाना, उनकी कंपनीज को असिस्ट करना, उनको डिस्पैच में ईजी हेल्प करना. एंड द ब्रोकर टू एन इशू कि ब्रोकर्स के लिए काम कर सकता है. हु प्रोक्योर सब्सक्रिप्शन टू एन इशू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स पर, जो कि सब कुछ स्प्रेड करता है, लास्ट नंबर तक लेके जाता है आपकी सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल्स करने के लिए. जो कंपनी होती है नंबर टाइप ऑफ ब्रोकर के लिए सेलेक्ट कर सकते जो मेंबर्स होते हैं. ये प्रोबेट एक्टिव फॉर्म एज मैनेजर ब्रोकर टू एन इशू बाय कि जो मेंबर्स होते हैं वो काम नहीं कर सकते हैं ब्रोकर्स को आपको अलग से ही हायर करना पड़ता है. दैन डिबेंचर ट्रस्टीज कौन से होते हैं? द रेगुलेशन डिफाइन द डिबेंचर ट्रस्टीज ट्रस्टी ऑफ ट्रस्टीड या ट्रस्टीड जैसे हो सकते हैं जो कि डिबेंचर्स में बॉडी कॉर्पोरेट के लिए हेल्प करे. जो ट्रस्टीड्स होते हैं मतलब डीड एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी इन फेवर ऑफ द ट्रस्टीज नेम इन द बेनिफिट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कि जो डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में के लिए काम करते हैं. एंड द रजिस्ट्रेशन बिफोर एक्टिंग द डिबेंचर ट्रस्टी इन मैंडेटरी कि एक रजिस्ट्रेशन होता है कि जब डिबेंचर से काम करने से पहले आपको जो करना पड़ता है. फॉलोइंग कैटेगरीज है जो कि पर्सन एलिजिबल है. जो शेड्यूल बैंक एंड जो शेड्यूल बैंक हो सकता है जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है. तो डिबेंचर ट्रस्टी कैन एक्ट इन सच इशू ऑफ डिबेंचर अनलेस ही कंसेंट. तो उसे कंसेंट नहीं मिली गई है डिबेंचर फॉर सब्सक्रिप्शन से. सो डिबेंचर ट्रस्टी कौन कौन से काम करता है? कॉल फॉर पीरियडिक रिपोर्ट्स करके लिए, कैरी आउट इंस्पेक्शन कर सकता है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक कर सकता है, पोजीशन ले सकता है डेट का, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, रिसर्च प्रोवाइड कर सकता है, ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है. देन सेगमेंट दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजर. सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, फॉर्मुलेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे करना है, एवल्यूशन कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है. जो कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, जो क्लाइंट को एडवाइस दे रहा हो, मैनेज कर रहा हो, उन सब की चीज़ें वो सबको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर. सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. के अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग शेयर्स टू द इन्वेस्टमेंट्स. सो अलॉटमेंट की क्या है? अलॉटमेंट एक ऐसी प्रोसेस जो कि आपको एलोकेट करते हैं कि जिनमें इन्वेस्टर्स हैं उन सबको शेयर प्रोवाइड कर सकते हैं. अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है कि जो कंपनी होगी उनके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं. एंड जो क्राइटेरियाज़ होते हैं ये हमारे द सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया ने हमारे ले करे हैं, दैट इज सेबी. एंड इनके क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाएगा. 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं. देन कंपनी मस्ट ऑर्डर विद इन 30 डेज़ की डेट ऑफ क्लोजिंग शेयर्स का वो विद इन 30 डेज वो अलॉट करने जो कंपनी होती है प्रॉपर रिफंड कर देनी चाहिए विद इन दी 50 डेज. अगर आपको कोई एक्सेस पैसे मिले हैं जब प्रोराटा पे जब होता है. सो सेबी ऑल्सो गाइडलाइंस प्रोवाइड करें उन्होंने अलॉटमेंट के लेके कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की जो एग्जीक्यूटिव होता है डायरेक्टर का प्रॉपर जैसे सब चीज़ें बतानी चाहिए. एंड प्रोपोर्शनल बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की इनके केस ऑफ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो जो अलॉटमेंट अप्रोच प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. मिनिमम अलॉटमेंट की जो मिनिमम अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन साइज़ क्या है कैसे नहीं है, राउंडिंग ऑफ फेवर
की जो अलॉटमेंट है प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। मेथड ऑफ अलॉटमेंट की जो मेथड ऑफ अलॉटमेंट है वो क्या है? तो मेथड ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटीज़, मेथड ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ क्या है? सो मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। सो मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है कि कोई ऐसी प्रोसेस जहाँ मैं लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर तक जा रही हूँ, बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल, टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन सरप्लस ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ हाईली स्पेशल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्किल एक्सपीरियंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्स लगती हैं, एक्सपीरियंस लगता है। इनके जो कंपनी, जो कि कोई कंपनी लिमिटेड नंबर से तक पहुँचना चाह रही हो, कि जो हार्डली भी नहीं पहुँच पा रही है, कि जो पर कंपनी को लार्ज नंबर तक जाती है, देयर इज़ नॉट अ सर्टेनली सिक्योरिटीज एंड देयर आर नंबर ऑफ मेथड, कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड्स हैं। एंड अ कंपनी में अडॉप्ट वन और मोर मेथड, को भी एक या एक से ज़्यादा मेथड भी पहुंचा सकते हैं वे। सो देयर आर द वेरियस मेथड मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ आर बिलो, लाइक पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस, जिसमें कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग आ जाती है, सेल्स इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स, अंडरराइटिंग प्लेसमेंट्स आ जाती हैं, एंड ऑफर फॉर सेल आ जाता है, प्लेसमेंट मेथड, टेंडर मेथड, ओवर द काउंटर प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस बुक बिल्डिंग, कोई भी आ सकता है। सो पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस, सो क्या है, अभी ये मैंने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है जहाँ पे मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज शेयर डिबेंचर्स के, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, उसको इनलेट कर देती है कि जाओ एंड वह अपनी जो एप्लीकेशंस होते हैं सबको एक्सेप्ट करता है, एंड पब्लिक वो डिबेंचर सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रमोटर्स होता है प्रॉपर अच्छे से अपने फंड्स रेज कर सकता है, प्राइवेटली भी कर सकता है, अपने प्रोस्पेक्टस में हर चीज़ें लिख सकता है, सारी डिटेल लिख सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं करने के। जो कंपनी होती है अपने प्रोस्पेक्टस कर सकती है, अपनी एप्लीकेशंस को इन्वाइट कर सकती है, एंड इंटरमीडिएट्स भी ये जा सकते हैं। दिस मेथड इंक्लूड्स डायरेक्ट सेलिंग्स, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेलिंग आते हैं बाय द कंपनी, सेल थ्रू इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स आते हैं, फिर अंडर राइटिंग प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सिक्योरिटीज़ में सक्सेसफुली हो सकती है। हर चीज़ जो कंपनी होती है कन्विंस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, कि पर्सनल मीटिंग्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे करती है, कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे उनकी सेल इंक्रीज़ करनी है, अबाउट द शेयर्स। देन ऑफर फॉर सेल, दिस मेथड इज मार्केट सिक्योरिटीज जनरेटेड इन केस ऑफ लार्ज इशू ऑफ द कंपनी। यहाँ पे लार्ज इशू होता है जो कंपनीज का। इस मेथड में क्या होता है, जो इशू कंपनी होती है एग्री होती है कि अपनी सिर्फ सिक्योरिटीज़ बेचेंगे सर्टेन इशू हाउस स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट अ फिक्स प्राइस, की फिक्स प्राइस के लिए बेचेंगे, किसी स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेचेंगे। द इशू हाउस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द इन्वेस्टमेंट्स मेकिंग एन ऑफर फॉर सेल्स एट सिक्योरिटीज प्राइस हायर देन द प्राइस एट विच ऑब्टेन द सिक्योरिटीज इशू कंपनी। थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। जो ऑब्जेक्टिव तो इस मेथड का क्या होता है कि अपनी सेल कर सकते हैं, जो हाउस में होता है प्रॉपर सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, जो इंटायर स्टॉक होता है इन वन लॉट में बेच देते हैं। यहाँ पे कोई ग्लिच वगैरह नहीं आता है। बट एडवांटेज इस मेथड इंक्लूड द सिक्योरिटी विद श्योरिटी ऑफ सक्सेस आती है, बट एट द सेम टाइम द इशू मेक्स अ कंसिडरेबल प्रॉफिट्स बाय चार्जिंग हाई प्राइस। यहाँ पे प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। दैन प्लेसमेंट मेथड कौन सा होता है, दिस मेथड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द इशूइंग कंपनीज टू सर्टेन इंटरमीडिएट्स। यहाँ पे सिर्फ कुछ इंटरमीडिएट्स को बेचा, सच एज द ब्रोकर्स या इशूस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन सबको प्राइवेटली बेचा जा सकता है। इन सिक्योरिटीज़ को जो इशूइंग कंपनी होती है इन सर्विसेज को प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए बेच सकते हैं। जो यूजुअली जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आती है जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आ सकती हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करी इन सब चीज़ों के लिए, कि जो मैक्सिमम प्रीमिसल अलॉटमेंट रिस्ट्रिक्शंस है वो 10% फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़ को है, 10% शेयर होल्डर्स को है, 100% फॉर इंडियन म्यूचुअल फंड्स का, बाकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। दैन फोर्थ में दैट इज टेंडर मेथड। टेंडर मेथड कौन सा होता है, इस मेथड्स में क्या होता है, जो प्राइसेस होता है इट्स नॉट प्री डिटरमाइंड, ये पहले से ही डिटरमाइंड नहीं होता है। एंड द अदर यूजुअल मेथड पब्लिक इशू, द कंपनी अनाउंस अ पब्लिक इशू विदाउट इंडिकेटिंग द प्राइस इशू इन व्हेन इट बिड्स। वे बिड्स आते हैं जो पार्टीज होती है जैसे टेंडर में इंक्रीज हो, जो कि अपनी मैक्सिमम ऑफर देगा, मैक्सिमम प्राइस देगा, उन सबको शेयर्स बेचते जाते हैं। देन ओवर द काउंटर प्लेसमेंट, ओवर द काउंटर प्लेसमेंट क्या होता है, it is a recent development. Recent developments are over the counter beginning in operation second tier ब्रूज ओनली 1992 में आए। इसमें सारे जो स्मॉलर कंपनीज हैं इन सबको परमिट करता जाता है अपने फंड्स रेज करने के लिए। जो कंपनी होती है यहाँ पे अपने OTC एक्सचेंज को लाती हैं। इस मेथड में कहते हैं जो कंपनी होती है यहाँ पे अपनी कैपिटल को रेज करते हैं अकॉर्डिंग टू OTC एक्सचेंज के लिए एक मेथड होता है, एक OTCEI। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि OTCEI होता है कि यहाँ पे प्रॉपर एक स्पॉन्सरशिप मिल, जो कि शेयर्स होते हैं पब्लिक ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है, देन वो उनके शेयर्स को परचेज़ करते हैं। ये मेथड होता है सूटेबल होता है स्मॉलर कंपनीज़ के लिए। देन राइट इशू क्या होते हैं,
देन राइट इशू इन्विटेशन। देखो राइट इशू हम पहले ही पढ़ के आए अकाउंट्स में कि जो राइट इशूज़ होते हैं हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं कि आप अपने हमारे आके शेयर्स खरीद लो। कि सिंपली मीन्स होता है उनके पास एक ऑप्शन होता है, एक प्रिविलेज दिया जाता है उनको किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए कि आप यहाँ पे जाके हमारे जो शेयर्स हैं आपके पास पहला ऑफ़र आ रहा है, आप इनको ख़रीद लीजिए। देन उसके बाद इन रिसेंट ईयर मैनी कंपनीज फर्दर इशू कैपिटल लाइक इशूइंग सिक्योरिटीज़ एंड अकाउंट फॉर 10 न्यू इश्यूज़ हम उनको ऑफ़र करते हैं, जिससे भी इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड करी हैं। देन बोनस इशू होता है कंपनी हैविंग फ्री रिजर्व्स बिल्ड फॉर जेन्युइन प्रॉफिट्स ऑफ शेयर कलेक्ट इन कैश इन बोनस शेयर। हम एक्जिस्टिंग शेयर इनको फ्री में हम शेयर्स दे देते हैं। यूजुअली द कंपनीज विच हैविंग ह्यूज इक्विटी प्रॉफिट, जो कि को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फिर एंड बट नॉट सो गुड लिक्विडिटी पोजीशन प्रेफर टू कैपिटलाइज प्रॉफिट्स इन बोनस इशू बोनस शेयर। बोनस डज नॉट ब्रिंग द फ्रेश कैपिटल, हमें फ्रेश कैपिटल नहीं आती बल्कि जो कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आता है। कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, थोड़े अवेलेबल कैपिटल करा सकते हैं लास्ट नंबर पे ले, यहाँ पे थोड़ी फाइनेंसिंग हेल्प मिल जाती है कंपनी को। कंपनी अपने सारे बोनस दे देती है, अपने शेयर्स के थ्रू बोनस दे देती है। थोड़ी चीपेस्ट मेथड अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए जो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी की वो भी अच्छे से रियलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करती है। देन बुक बिल्डिंग क्या होती है कि अपनी सिक्योरिटी का फीडबैक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबकी परसेप्शन पर डिपेंड इसमें जो सेलिंग होते हैं इशू स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप अप उनको ऑफर कर सकते हो अपने शेयर्स को। अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस द इशू प्राइस डू नॉट डिटरमाइन एडवांस, हम एडवांस नहीं डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एंड अंडर रनर्स मिनट रिकॉर्ड, अभी जो रनर्स होते हैं वो प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो बुक बिल्डिंग होते हैं वहाँ सब कुछ हर चीज़ वो डिसाइड करते हैं कैसे काम होगा। अभी जो हम पढ़ के आए हैं मे बी ये वही है। देन प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रोसेस क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। सो द प्रोसेस पार्टिसिपेशन बाय रिटेल इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी बी डिस्कस अंडर द इनिशियल पब्लिक ऑफर कि हमने पहले से प्रोसेस डिसाइड कर लिया कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बैंक अकाउंट, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि अच्छे से पेमेंट चल रही हो। देन डीमेट अकाउंट होना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं पार्टिसिपेट होने चाहिए, इनके पास प्रॉपर एक डीपी मतलब डीमेट अकाउंट होना चाहिए। देन अप्लाइंग IPO, ये IPO के लिए प्रोसेस के लिए जा सकते जो आपके ऑनलाइन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, एक्यूरेट है। देन पेमेंट ऑफ ब्लॉकिंग एप्लीकेशन मनी की जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए एसबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट के लिए करते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट होती है वो ब्लॉक हो जाते हैं अकाउंट में, बट डेबिटेड नहीं होगी। डेबिटेड जब होगी जब उसको होना होगा। तो अलॉटमेंट जो शेयर्स अलॉट होते हैं एप्लीकेंट्स को सारी चीज़ों में। देन क्रेडिट ऑफ शेयर की जो शेयर्स होते हैं क्रेडिट इन्वेस्टमेंट वो डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। रिफंड ऑफ अनब्लॉकिंग अमाउंट कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी होती है फुल में या फिर अलॉटेड शेयर में, तो उन सबको जो एक्सेस अमाउंट होते हैं वो सब वापस उनको मिल जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 5 that is primary market. I hope you like this video and subscribe my channel. So see you next video. Until the next video, take care.